अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 27 जुलाई को आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है और पहले 45 सीटों पे इलेक्शंस एक ही दिन यानी कि 27 जुलाई को होने थे, लेकिन अब ये 3 मरहलों में होंगे और जो पहला मरहला है वो शुरू होगा 27 जुलाई को और जो आखिरी मरहला है इस इलेक्शन का वो खत्म होगा 10 अगस्त को। और एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि जीबी इलेक्शंस की तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने है, एक दूसरे पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। और खास तौर पे इस इलेक्शन में जो एजेके का इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाइकआउट किया है, तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इस वक्त जो तनकीद हो रही है वो नून लीग के रहनुमा पीपल्स पार्टी पे कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नून लीग पे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नून लीग तरक्की के दावे तो करती है लेकिन उनकी तरक्की सिर्फ रायवंड और लाहौर तक महदूद है। शर्जील मेमन ने यह ताना दिया है PMLN को कि उनकी हुकूमत जो है वो रेंटल एग्रीमेंट पर बैठी हुई है और इसके जवाब में करप्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। नून लीग का कहना है, राना सनाउल्लाह ने यह बयान दिया है कि नून लीग ने 2500 से 3000 अरब रुपए की जो डेवलपमेंट फंड्स थे उसमें करप्शन की है और सारा का सारा पैसा दुबई ले गए हैं। मजीद क्या कहा जा रहा है एक दूसरे की जानिब से, सुनिए। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? ये है कि मियां साहब का दिल ये करता है कि वो अहम इस्लाहात लेकर आए, ताकि वो रायवंद का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। ये समझते हैं कि रायवंद ही पंजाब है। डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है, विहारी का हाल क्या है। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं उनका नाम ले तो एक ही चीज ज़हन में आती है, करप्शन। करप्शन के अलावा उनका और कोई उनकी जो है वो मिरास नहीं है, सिर्फ करप्शन है। पैसा कोई पिछले 15 साल में जो 2,500-3 हजार अरब जो है वहाँ वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुँचाया हुआ है। कोई उन्हें जो शर्म हया भी नहीं है। जो लोग सीमेंट पे बैठे हुए किराएदार हैं, जो कि वो किराएदार है जो किराएदार बन के मालिक के मकान बनने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत और फेडरल मिनिस्टर बैठे वो लोग दे दें उनके बड़े ओहदेदार और फिर वहाँ पे दोबारा बाई इलेक्शन करा लें तो उनको अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। ये समझता हूँ कि कोई बासी बोशीदा जांगालूट और मुड़े तुड़े तीर शेर का शिकार नहीं कर सकते, लुगड़ी और गिद्धों का शिकार कर सकते। आपने सुना पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पे क्या इल्जाम लगा रही है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी ने। तलाल साहब शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब, ये जो बयानात हमने सुनाए, जो तनकीद इस वक्त हो रही है पीपल्स पार्टी की नून लीग पर और नून लीग की पीपल्स पार्टी पे, क्या ये संजीदा तनकीद है या सिर्फ सियासी बयानबाजी है इलेक्शन कैंपेन के लिए? क्योंकि बहरहाल पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, उनके बगैर आपकी वफाक में हुकूमत टिक नहीं सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, हम हमेशा से कहते रहे हैं कि सियासत जो है वो परफॉर्मेंस पर परखी जानी चाहिए। हुकूमतों और पार्टीज की जो सियासत है उसको तोला जाना चाहिए परफॉर्मेंस से, काम से, नारों से, नगमों से, तकरीरों से नहीं तोला जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, बात परफॉर्मेंस पे आई है, बात परफॉर्मेंस की होनी चाहिए, क्यों ना हो। क्यों पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटे का ये कंपैरिजन ना हो, मुकाबला ना हो, और क्यों ना ये देखा जाए कि कौन कितनी देर से इक्तदार में है और उसने क्या दिया है। जब तक परफॉर्मेंस जो है ये नैरेटिव नहीं बनेगा, परफॉर्मेंस जो है इसका कंपैरिजन लोग सामने रख के फैसले नहीं करेंगे, तो फिर नारों से, नगमों से, तकरीरों से पेट नहीं भरते, ना ही मुल्क चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई हमारा एलाय है या ऑपोजिशन में, परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए, परफॉर्मेंस पे बात होती रहनी चाहिए। जो अच्छा काम करे उसको वोट मिलना चाहिए। तो जो परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी की बताई है राना सनाउल्लाह साहब ने, वो ये कहते हैं कि 3,500 से 3,500 अरब का डेवलपमेंट फंड था, वो खा गए, पैसा दुबई लेके चले गए। इनका सिर्फ एक ही काम है कि वो करप्शन करते हैं
जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में साद रफीक साहब ने कहा कि वो एक फाशिस्ट लीडर थे। तो यानी कि ये आप कह रहे हैं सियासी नारे नहीं है, ये वाकई आप उनकी परफॉर्मेंस बता रहे हैं। आप समझते 3,000 अरब रुपए करप्शन में खा के दुबई लेके चली गई है, तो फिर क्या वजह है कि आप लोगों ने इलेक्शन के बाद आसिफ जरदारी साहब को सदर मुंतखब किया, उनको सूबाई हुकूमत बनाने में बलूचिस्तान में उनकी मदद की, केपी में जो है आप लोगों ने इत्तेफाक किया कि कुंडी साहब वहां पे बनेंगे गवर्नर। ये क्यों किया फिर आप लोगों ने, जब आप समझते इतने करप्ट हैं? देखिए, मेरा ख्याल है बारी बारी मैं इन दोनों चीजों का जवाब। एक सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी नैरेटिव, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों के सामने रखते हैं, उसके बाद लोग फैसला करते हैं। अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हमने कहीं, कई जगह लोग जो है उसको बाय करते हैं, कई जगह बाय नहीं करते। आप देख लें केपी को, यानी केपी पिछले 3 वहां उनकी हुकूमतें हैं और कहते थे तब्दीली लेकर आएंगे, गवर्नर हाउसों को खत्म कर देंगे, वीआईपी सब कुछ खत्म हो जाएगा, आम इंसान जो है वो यूरोप की तरह रहेगा, पेशावर जो है वो न्यूयॉर्क लगेगा। लेकिन अभी भी लोग उन्हें वोट देते हैं। जब लोग वोट दे दें तो फिर मजबूरी है कि फिर मिलके चलना है या फिर उसके बाद अगले इलेक्शन तक इंतजार करना है। सो हम अपनी जगह, हमारी इंफॉर्मेशन या हमारा जो बयानिया है या हमारी जो परफॉर्मेंस के बारे में राय हम देते हैं। हाँ, अब अगली बात आपका मैं कहता हूं कि कौन पैसे कहां ले गया, कहां नहीं ले गया, मैं इसके लिए कोई दूसरे तरीके से आपके सामने अपना केस रखता हूं। आप पंजाब आ जाए, मेरे गांव में लोग आज भी कूड़ा उठाते हैं। कराची, पेशावर, कोयटा में कोई सॉलिड वेस्ट या इस तरह का कूड़ा उठाने का इंतजाम नहीं है। हमारे पंजाब जहां हुकूमत रही है वहां पर सीसीडी भी है, वहां सीटीडी भी है, वहां फोरेंसिक लैब भी है, वहां पर ऑरेंज लेन्स भी हैं, मेट्रो भी है, अंडरपास भी है, ओवरहेड भी है, पार्क भी है, मुफ्त दवाइयां भी है, कारपेट सड़कें भी हैं, सबज ट्रैक्टर भी है, सबज बसें भी हैं। ये है मेरा पंजाब। आइए बाकियों का कंपैरिजन कर लें, बाकियों को पैसे तो बराबर मिलते हैं, देखें, उतने केपी को मिलते हैं, तो नहीं है उतने ना कि पेशावर पंजाब को में मिलते हैं। कितनी तरक्की हो रही है। तलाल साहब, अगर ये वाकई 2,5-3 हजार अरब रुपए की करप्शन करके पैसा दुबई ले गए हैं, जिस वजारत में आप बैठे हुए हैं, एफआई आपके अंडर आता है, करें ना तहकीकात। अगर आप नहीं करेंगे तहकीकात तो फिर मुस्तफा नवाज खोकर जैसे कह रहे हैं कि ऐसे लड़ रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसे कोई सच्ची मुच्ची का इलेक्शन हो रहा है, तो वाकई लोग समझेंगे कि सियासी बयान आते हैं, नूरा कुश्ती है कुछ सीटों के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वाकई पीपल्स पार्टी इतनी करप्ट है, तो आप तो इस वक्त बड़ी पोजीशन में हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें। देखिए, गुजारिश ये है, मैं आपको दोबारा से कह दूं कि देखिए, बहुत सारी परफॉर्मेंस जो है उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसा कहां गया। क्या ये पूछा नहीं जाना चाहिए कि केपी का पैसा केपी पे लगा नहीं लगा, या किसी डंपर ड्राइवर की अकाउंट में से 15 अरब निकल आया? क्या सुनामी ट्री जो है वो लोगों की जेबें भरने के लिए था या पर सुनामी ट्री लगे हैं? क्या वहां की जो पेशावर मेट्रो है वो 100 अरब में भी आज तक नहीं बनी, और शहबाज शरीफ ने उससे कम पैसों में 4 शहरों में मेट्रो बना दी। बाइकआउट करके अपने आप को आउट कर लिया है। मुझे बात, मामला ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पे आप अटैक कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी वाकई अगर इतनी करप्ट है तो आपके इत्तेहादी क्यों है? और सिर्फ ये थोड़ी है कि सियासी मैदान में आप एक्सपोज करेंगे, आप एक्शन लें उनके खिलाफ। फिर शहजाद साहब बात देखिए, तो उसके बाद अगली बात आ गई इसी तरह ही सिंध की। सिंध में आप गवर्नेंस देख लें, सिंध में आप अदारे देख लें, सिंध में आप परफॉर्मेंस, आप सिंध में आप जाते हैं कराची, आप कराची, लाहौर और पेशावर और कोयटा का मुआवजना कर लें और उसके बाद देखें कि पैसा लगा कि नहीं लगा। उसके बाद रही कार्रवाई करने की बात। देखिए, अगर कोई ऐसी बात सामने आएगी 2+2 तो उसके पे बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए, जब लोग वोट दे दें, वोट देने के बाद क्या मुल्क चलाने चाहिए या फिर अपनी ईगो और अपने सिर्फ मैं कहूं कि मैं ही सच्चा हूं, सिर्फ मुझे ही वोट दिया जाए? हमने ये बहुत कुछ गिलगित के इलेक्शन में भी कहा, गिलगित के लोगों ने वोट दिया, हमने तस्लीम कर लिया। हमने ये बहुत कुछ जनरल इलेक्शन में भी कहा, केपी के लोगों ने वोट दिया, हमने तस्लीम कर लिया। इसी तरह जब कोई वोट दे देते हैं लोग, उसके बाद हम तस्लीम करते हैं। उससे पहले बयानिया देना, उससे पहले अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना, लोगों को बताना, ये हमारी फर्ज बनता है। तलाल साहब, पीपल्स पार्टी कहती है आपको वोट नहीं पड़ा। शर्जील मेमन ने कहा है आप रेंटल एग्रीमेंट पर इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं और आप मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है बार बार आपको आपके इत्तेहादी ताने देते हैं फॉर्म 47 के, वो कहते हैं वोट नहीं पड़ा आपको, ये रेंटल एग्रीमेंट है जिसमें बैठे हुए हैं आप। देखिए, नवाज शरीफ को वोट एक दफा तो नहीं पड़ा ना जी,
उसको तो वोट उस वक्त भी पड़ा है जब मुशर्रफ की आमरीयत थी, उसको वोट उस वक्त भी पड़ा जब सिविल आमरीयत इमरान खान और जनरल फैज की थी, उसको वोट हर उस दौर में पड़ा है। इसलिए पड़ा है कि वो काम पे वोट लेता है, कारकर्दगी पे वोट लेता है। आए मेरे गांव देखें, कारपेट सड़क गुजरती है, वहां पर बेहतरीन आपके शहर से अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पर किसी थाने में कोई नाइंसाफी नहीं होती, किसी की बेटी, किसी की माँ को कोई अगर तकलीफ पहुंचे तो शाम होने से पहले वो बंदा कैफरे किरदार तक पहुंचता है। ये है पंजाब। और उसके बाद आइए तो सही, कौन सा शहर है जहां सब्ज बस नहीं चलती? कौन सा गांव है जिसमें सब्ज ट्रैक्टर नहीं है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जो लोगों के पैसे वो लोगों पे नहीं लगे? तो ये कारकर्दगी है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ काम और कारकर्दगी पे वोट देता है, वो नारों नगमों या ये कहकर वोट नहीं लेता अपने बड़ों का नाम लेके, वो अपना काम दिखा के वोट लेता है। अच्छा तलाल साहब, काम दिखाएं, ठीक है, आप पंजाब में दिखाएं, लेकिन अभी एक तनकीद ये भी हो रही है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब इस वक्त एजेके में है, वहां पे सियासी जलसे कर रही हैं और वहां पे जो है ऐलानात भी कर रही हैं, लैपटॉप बांटने के ऐलानात कर रही हैं, डेवलपमेंट्स के ऐलानात कर रही हैं। ये तो आपको पता है, इलेक्शन कमीशन चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे एजेके का हो या जीबी का हो, बड़ा क्लियर है कि एमएनए एमपीए जाकर कर सकता है, तहरीक चला सकता है, इलेक्शन कैंपेन कर सकता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, वो तो नहीं कर सकता कानूनी तौर पे। और पीपल्स पार्टी इस पर अगर एतराज कर रही है तो दुरुस्त कर रही है। तो क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब वहां पर हैं, वो पार्टी के सदर है, कोई ओहदा नहीं है, वो जाकर करें कैंपेन? मरियम साहब किस कैपेसिटी में ऐलानात कर रही है वहां पर? देखिए, पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन में बहुत सारी बंदिशें हैं। ये आजाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसमें डिफरेंट किस्म के आपके इलेक्शन कमीशन के रूल्स और बाकी चीजें हैं। और अगर कोई ऐसी चीज है तो वो उनका फर्ज बनता है वो जाए इलेक्शन कमीशन के पास। हर चीज जो है इस वक्त उसमें पीपल्स पार्टी जो है ऑन बोर्ड है, और इस वक्त हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। जरा मैं याद करवा दूं, कश्मीर में तो बात ये हुकूमत तो उनकी है। अगर बाहर से मैं जाके वहां तकरीर कर लूं, हुकूमत किसी की हो, तो आप मुझे ना कहें बल्कि उन्हें कहें जो हुकूमत में है, और कश्मीर में पूरी का पूरा अख्तियार उनके पास। नहीं, लेकिन वो देखे ना, जो आपने जैक को कलअदम करार दिया गया, वो बिल्कुल ठीक है, फैसल राठौर साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको ओन किया बाकायदा। लेकिन आज बिलावल साहब कहते हैं कि कश्मीर अगर बंद पड़ा हुआ है तो वो वफाक की वजह से पड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी वो आप पे डालते हैं। और अब जब इंटरनेट वहां पे कुछ जगहों पे खुला है तो उसका क्रेडिट भी लेने कि हमने आवाज उठाई तो वफाक को ये करना पड़ा, इंटरवीन और खोलना पड़ा इंटरनेट। तो यानी कि जो कुछ हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर बातचीत के जरिए आप सियासी मसाइल नहीं हल कर सकते तो वो उसकी जिम्मेदार, वो कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी नहीं है, आप लोग हैं। और वो बता रहे हैं लोगों को कि आप हमें वोट दें, हम ये मसला हल करेंगे आपका। मैं थोड़ा सा याद करवा दूं, जब भी हमारी हुकूमत आई है तो गिलगित का जो आजाद कश्मीर का बजट है हमेशा 2 से 4 से 6 गुना हुआ है। उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने हमेशा स्पेशल तवज्जो दी है, हमारी बड़ी एफिलिएशन है हमारे साथ इनका बड़ा एक ऐसा। इसीलिए तो नवाज शरीफ ने कहा है कि वो नवाज शरीफ जो ओहदों से बड़ा है, जिसके लिए वजारत उज़्मा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए वो किसी कुर्सी पे बैठे तो उस कुर्सी की अहमियत बढ़ जाती है, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि वो अगर किसी कुर्सी पे बैठ जाए तो उस कुर्सी, उस ओहदे की अहमियत बढ़ जाती है। अगर नवाज शरीफ कहे कि मुझे आजाद कश्मीर का वजीर आजम या कश्मीर का वजीर आजम बनना है, तो ये एहसास और इमोशन जो है जिनके पास हो वो ही समझ सकते हैं कि कितना लगाव है। सो कश्मीर हो, गिलगित हो, इस पर हमने हमेशा स्पेशल इन्वेस्टमेंट की है ड्यूरिंग हमारी हुकूमतों में। बेशक वहां पर हमारी कश्मीर में या गिलगित में हुकूमत ना हो, और अभी भी करेंगे। और ये हम अपना फर्ज समझते हैं कि ये हमारे वो हिस्सा है कि जिसके बगैर पाकिस्तान और तहरीके पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होती। अच्छा तलाल साहब, एक और मौजू पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। हम देख रहे हैं दोबारा अनफॉर्चुनेटली जो है जंग एस्केलेट कर रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। एमओयू तो करवाया, लेकिन ऑब्वियसली दोनों फरीकैन पे डिपेंड करता है कि वो उस पर अमल दरामद कैसे करते हैं। लेकिन इस दौरान आपसे जिस रहनुमा से हमारी बात हुई हुकूमत के, वो कहते थे कि हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। ऑब्वियसली जब इस खित्ते में पीस आएगा, अमन आएगा, तेल की कीमतें नीचे आएगी, वो बेनिफिट करेगा पाकिस्तान को, लेकिन कोई हम बायलैटरल बेनिफिट नहीं लेने जा रहे, ना ईरान से ना अमेरिका से। लेकिन 2 दिन पहले यह खबर आई है कि फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब, जो कि वाशिंगटन के दौरे पे हैं,
वहां उन्होंने अमेरिका के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उनसे ये कहा है कि पाकिस्तान को $10 अरब की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। आसान लफ्जों में एक तरीके का कर्जा है जो मुख्तलिफ टाइम पे लिया जा सकता है। एक हमारे पास ये एक फैसिलिटी होगी कि हम $10 बिलियन उनसे लें, तो फिर हम क्यों ऐसे मौकों पे पैसे मांग रहे हैं? क्योंकि दोबारा ये तासुर जा रहा है कि जैसे मुशर्रफ दौर में वॉर ऑन टेरर की वजह से हमें $20 बिलियन मिले, जिया साहब के टाइम पे हमने फिर पैसे लिए उनसे, उसी तरह क्योंकि हमने एक पीक में एफर्ट किए तो अब हम अमेरिका से एक लोन मांग रहे हैं। देखिए, वो पैसे जो थे वो लेके खर्च कर लिए गए थे। ये ऐसे पैसे नहीं है हम मांग रहे। हम ट्रेड की बात करते हैं, हम और बहुत सारे कारोबार और जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान में जो अमेरिका है उसकी कंपनीज इन्वेस्ट करें, और बहुत सारी कंपनीज उनकी हमारी ऑयल और गैस में इस वक्त बड़ी एग्रेसिवली उसको परसू कर रही हैं। हम कहते हैं वो माइंस एंड मिनरल्स में आए, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो निकाले और उसका फायदा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के उन हिस्सों को हो। हम चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट हम सबको कहते हैं, मगर ये वाली जो आप कह रहे हैं ये उससे बहुत मुख्तलिफ है कि जो पैसे लेकर खर्च कर लिए जाते हैं। इसको मेरा ख्याल है कि उस तरह आप नहीं जोड़ सकते। लेकिन बाकी ये इन्वेस्टमेंट, मेरी गुजारिश इन्वेस्टमेंट हो तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो, लेकिन यहाँ तो हम एक स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी मांग रहे हैं और ये अमेरिका ने दी है कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज को, तो एक तरीके का स्वैप और कर्जा ही होगा ना ये तो फिर। नहीं, देखिए ना, वो बहुत सारी वो हमने अपने दोस्त ममालिक से भी ली है, वो सऊदीया से भी ली है, वो यूएई से भी ली थी, वो कतर से भी ली थी, वो बहुत सारी इस तरह की जो चीजें हैं। लेकिन ये इसको बिल्कुल कह देना कि उस तरह के कोई पैसा हमने लेना है और उसके बाद उसको खर्च कर देना है, जो वो पैसा, ऐसी बात नहीं है। और बाकी रही बात तलका दुनिया से बेहतर करके हमने मनवाया है, एक ने नहीं, दो ने नहीं, कोई ऐसा जरीदा, कोई ऐसा तजिया निगार नहीं है जिसको पाकिस्तान ने हैरान नहीं कर दिया। शहबाज शरीफ और जनरल जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये याद रखा जाएगा कि इस जोड़ी ने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को अरूज तक पहुंचाया था, और ये अरूज आपको इसको कैपिटलाइज होता हुआ आम आदमियों तक इसके फायदे पहुंचते हुए हर आने वाले दिन में नजर आएगा। क्या लोग अब मानते नहीं कि पाकिस्तानी की ग्रीन पासपोर्ट की किसी और जगह इज्जत में इजाफा हुआ या नहीं? मानते हैं लोग कि अब लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते हैं, और भी बहुत सारे फायदे इस मुल्क और इस मुल्क के लोगों को इस डिप्लोमेसी की जो कि इस जोड़ी ने की है, उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, एक और इशू पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमेरिका और ईरान के मुसलसल 13वें रोज भी एक दूसरे के अहदाफ पर हमले जारी हैं, और जो उम्मीद थी कि एमओयू के बाद शायद इस खित्ते में एक लॉन्ग टर्म पीस आ सकता है, उसके इम्कानात अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका कह चुके हैं कि अब एमओयू उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि अब इस एमओयू की पासदारी नहीं करेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके जवाब में कहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान इस एमओयू के बारे में क्या सोचता है, वो खत्म करना चाहते तो खत्म भी कर दें। और अब हम देख रहे हैं कि जो एक तजिया किया जा रहा था कि शायद दोबारा जो जंग का आगाज हुआ है वो इतना ज्यादा एस्केलेट नहीं करेगी, लेकिन ये जंग अब मुसलसल 13वें रोज भी जारी है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये भी धमकी दे दी है कि एपिक फ्यूरी, जब ये 28 फरवरी को इस जंग का आगाज किया था तो एपिक फ्यूरी का नाम दिया था यूएस ने इसको, अब कहा है कि इससे बड़ा हमला वो ईरान पे करेंगे। जबकि दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमले भी जारी हैं। ईरान ने दावा किया है कुवैत, कतर, उर्दन, बहरीन में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का। उन्होंने ये भी कहा है कि बहरीन में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजॉन की डेटा सेंटर्स को भी निशाना बनाया गया है, और इसका नतीजा ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस एक दफ़ा फिर बढ़ रही हैं। आज कुछ कमी देखी गई है, लेकिन अदरवाइज कल ये देखा गया था कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस $100 से ज़्यादा हो गई थी। क्या डिप्लोमेसी अभी भी कोई हल निकाल सकती है? क्या दोनों फरीकैन बातचीत के जरिए मामले को हल कर सकते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, डिप्लोमैट हैं और पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं यूनाइटेड नेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पिछले 13 दिनों से हम देख रहे हैं एमओयू पे दस्तखत होते हैं, लेकिन दोनों फरीकैन जो है अब दोबारा वॉर में है, और 13 दिन से मुसलसल हमले जारी हैं अमेरिका के ईरान पर, और ईरान जवाबी हमले कर रहा है अमेरिका के अलाइज पर। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दे दी है कि एपिक फ्यूरी से बढ़कर फौजी ऑपरेशन किया जाएगा ईरान में। मलिया साहब, क्या कहता है आपका तजुर्बा? क्या डिप्लोमेसी, बातचीत अभी भी एक ऑप्शन है, या फिलहाल ये ऑप्शन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा? मेरा ख्याल है लड़ाई तो वाकई शिद्दत इख्तियार कर गई है, और हम एक बहुत ही ख़तरनाक फेज़ में एंटर कर गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के।
लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी भी डिप्लोमेसी के लिए स्पेस है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो स्पेस नैरो हो गई है, तंग हो गई है, और अब दोनों फरीक के लिए मुश्किल है कि वो इस किस्म के मुज़ाकरात में फिर से दाखिल हों जिसमें कि दे कैन सेव फेस। दोनों ने बहुत टफ पोजीशंस लिए हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका ने, बिकॉज ज़्यादा तो हमले अमेरिका ही कर रहा है, और फिर ये सदर ट्रंप की ये धमकी देना कि अब मैस के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। जाहिर है ये कोई खुशाइंद बात नहीं है, दिस इज़ नॉट प्रोपिशियस फॉर डिप्लोमेसी। लेकिन देखिए, डिप्लोमेसी इज़ नॉट रूल्ड आउट, मगर फिलहाल लगता है इट्स नॉट रूल्ड इन ईदर। जी, और रोड मैप क्या होगा अगर वापस पहुंचना है? फिलहाल तो जो दोनों तरफ से बयानात आ रहे हैं, चाहे वो ईरान के लीडरशिप की तरफ से हो या डोनाल्ड ट्रंप के हो, उससे तो नहीं लगता दे आर इंटरेस्टेड इन डिप्लोमेसी एनीमोर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं एमओयू जो किया था अब उस पर तो कोई फायदा ही नहीं है, अमल दरामद तो होगा नहीं इस पर। देखिए, दोनों साइड यही कह रही है ना कि सीज फायर तो खैर कोलैप्स हो गया है, लेकिन दोनों साइड कह रही हैं जी एमओयू आप यानी कि दूसरे फरीक ने वायलेट किया है, उस पर पाबंद नहीं हुए हो, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी भी कॉन्टैक्ट्स जारी हैं मीडिएटर्स के ज़रिए, और कोशिश यही हो रही है कि अगर सीज फायर नहीं यानी कि उसको बरकरार करना, लेकिन किसी किस्म का पॉज अगर हो जाए लड़ाई में, जो कि एक लेस फॉर्मल चीज़ होती है, जाहिर है, तो अगर पॉज हो जाए तो उससे फिर जाहिर है स्पेस मिल जाएगी फॉर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। बिकॉज फिलहाल तो देखें बहुत ही यानी कि हम एक इस रुख की तरफ जा रहे हैं जिसमें अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं दोनों साइड्स की तरफ से। राइट, और जब पहले भी 28 फरवरी को इस जंग का आगाज हुआ तो एक क्वेश्चन बार बार ये पूछा जा रहा था कि क्या ये जंग एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है, और उसमें ऑब्वियसली गल्फ कंट्रीज ने कुछ रिस्ट्रेन किया, पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, तो हमने देखा कि जो जंग थी वो फैली नहीं। ईरान ने हमले किए जीसीसी कंट्रीज पे, लेकिन उन्होंने कोई जवाबी हमले नहीं किए। अब जो है एक नया सिनेरियो सामने आ रहा है जिसमें बरतानिया में हमने देखा है कि दोबारा हुकूमत चेंज हुई है। जो पहले वजीर आजम थे उन्होंने तो अड्डे नहीं दिए, फौजी अड्डे, लेकिन अब जो है बरतानिया भी अपने अड्डे देने के लिए तैयार है, ईरान उनको भी धमकी दे रहा है। तो क्या अब आपको लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो स्कोप है, होराइजन है, वो इससे ज्यादा बढ़ सकता है? देखिए, ये खतरा तो हमेशा रहा, शुरू से ये खतरा रहा, और एक हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि जंग फैली भी इसलिए कि अगर ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमेरिकन एसेट्स पे होती हैं गल्फ ममालिक में, जो कि हो रही हैं इस वक्त, तो जाहिर है उससे फिर जंग तो फैल रही है ना। लेकिन ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे ज़्यादा नहीं फैली। लेकिन अब देखें, वी आर इन कह सकते हैं ऑलमोस्ट नो होल्ड्स बार्ड सिचुएशन, जिसमें कुछ भी हो सकता है। सो अब जाहिर है फिर ज़रूरत यह है कि मीडिएटर्स मस्ट स्टेप अप एंड ट्राई देयर बेस्ट टू सी कि किसी किस्म की पॉज हो जाए इस लड़ाई में, ताकि दोनों साइड्स को वक्त मिल जाए टू रिव्यू देयर पोजीशंस। और ऐसे में ऑब्वियसली जो एक बड़ा मीडिएटर था वो पाकिस्तान था, साथ में कतर और तुर्की भी था। पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए? पाकिस्तान को एक्टिवली कोशिश करनी चाहिए या वेट एंड वॉच करना चाहिए? बिकॉज पाकिस्तान ने ऑब्वियसली बहुत किया और एक मुश्किल हालात में हमने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ था। तो अब क्या करें? वेट एंड वॉच करें कि दोनों ममालिक जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा इसके बाद बातचीत करें? व्हाट शुड वी डू? क्या करें हम? शहजाद, वो तो डिपेंड करता है कि दोनों फरीक जो हैं वो हमसे क्या तवक्को रखते हैं। अगर उनकी तरफ से कोई, आप कह सकते हैं कि एक गिव है या दिलचस्पी या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान शुड कंटिन्यू प्ले अ रोल, एक्टिव रोल, तो पाकिस्तान शुड डू दैट। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि दोनों साइड्स में इस वक्त कम से कम फिलहाल कोई दिलचस्पी या आप कह लीजिए कि इतना पोटेंशियल नहीं है कि बात आगे बढ़ सकती है, तो फिर एफर्ट तो वी शुड नॉट गिव अप, लेकिन मे बी वी शुड बी मोर लो की इन व्हाट वी डू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थी, इस पूरी सूरत हाल पे पेश करी थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका और ईरान जंग दोबारा शुरू होने के असरात इस वक्त आलमी मंडी में नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें दोबारा बढ़ने लगी हैं। कल ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $100 से तजावुज कर गई थी और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान पर भी देखा जा रहा है। हुकूमत ने जिस दिन से ये फैसला किया है कि अब ओगरा रोजाना की बुनियाद पर डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस तय करेगी, उस दिन से लेकर अब तक पेट्रोल की प्राइस में 20 रुपये 80 पैसे का इजाफा हुआ है और डीजल की प्राइसेस में 55 रुपये 36 पैसे का इजाफा हुआ है। और अवाम की तरफ से तनकीद हो रही है कि ऐसे वक्त में ये फॉर्मूला चेंज किया गया
जब रोजाना की बुनियाद पे प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली उन पर आ रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट को मैच करने के लिए ओगरा कीमतें बढ़ाता है तो क्या वजह है कि हुकूमत टैक्सेस कम करके और बिलखसूस लेवी कम करके अवाम को रिलीफ नहीं दे रही है। इस पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि इस जंग की वजह से, यूएस ईरान वॉर की वजह से दोबारा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में भी अब रोजाना की बुनियाद पर, क्योंकि ओगरा प्राइसेस तय करता है, तो प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की प्राइस में पिछले चंद दिनों में 20 रुपए 80 पैसे इजाफा हो चुका है, जब से डेली बेसिस पे इजाफा किया गया है। और हाई स्पीड डीजल में तकरीबन 55 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। अली साहब, ये तो बात तय है कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है, प्राइसेस पास ऑन हो जाती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो क्या थोड़ा सा रिलीफ आवाम को लेवी कम करके नहीं दिया जा सकता? जो इस वक्त पेट्रोल पे भी 102 रुपए चार्ज की जा रही है और तकरीबन 1600-1700 अरब रुपए हमने इकट्ठा कर रहे हैं, क्या इस मुश्किल वक्त में वहां पे थोड़ा सा रिलीफ नहीं दिया जा सकता आवाम को? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो खित्ते की सूरत हाल बनी हुई है वो काफ़ी परेशान कुन है, और अल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो कोशिशें कर रहे हैं कि इस मामले को एक दफ़ा फिर सुलहबंदी की तरफ लेके जाएं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। वहीं से मार्केटों के अंदर ठहराव आएगा और कीमतों का गिरावट की तरफ जाना शुरू होंगी। जो मेन ट्रिगर बना है ना पिछले 5-7 दिन के अंदर, वो ये था कि बाबुल मंदब के ऊपर जो टेंशन जब बिल्ड हुई है, तो क्योंकि एक बड़ा हिस्सा तवानाई का सऊदी अरेबिया की जो सारी फ़्लोज़ हैं वो एशिया की तरफ बाबुल मंदब के थ्रू फ़्लो करता था, तो मार्केटों ने एकदम स्पाइक किया था। तो मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि आज अच्छी खबर कम से कम ये आना शुरू हुई है कि उन 2 जहाज़ों के हमले के बाद और जो फ़ॉरेन अफेयर्स की वजारत के अंदर से जो पाकिस्तान की बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन गई है, तो आज बाबुल मंदब के से थ्रू काफ़ी पैसेजेस हुए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस आज के दिन शायद हमारे भी एक आधा वेसल जो फंसा हुआ है वहाँ से पैसेज करेगा, और मार्केट इस चीज़ को देखते हुए सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। जो $100 के करीब दुबई का खाम तेल गया था, आज वो $6-7 गिरा है। और इसी तरह जो रिफाइंड प्रोडक्ट है पेट्रोल की, उसके अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आई है और डीज़ल के अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आई है। तो अल्लाह ताला इस मामले को सुलहबंदी की तरफ लेके जाए, और इंशाअल्लाह ताला हमने तो एक शफाफ अंदाज के अंदर प्लेट्स का डेटा भी, सारी कॉस्ट शीटें भी ओगरा के पेज पे लगानी शुरू कर दी हैं। ये खुद ब खुद ही बेनिफिट जो है आवाम को फ़्लो होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे चंद नाकदीन शायद ये कह रहे थे कि डेली प्राइस से कोई वॉलेटिलिटी मैग्नीफाई हो रही है, तो शहजाद ये कतन गलत है। आज अगर आप प्लेट्स का डेटा जो ओगरा के पेज पे मौजूद है, अगर आप उसको ख़ुद जाके कैलकुलेट कर लें तो इससे वॉलेटिलिटी को कम किया गया है। और इसके साथ साथ जो जुमे को जो लोग इन्वेंट्री गेन की तलाश के अंदर अपने शहरियों की तजलील करते थे, उनको भी इससे बचत और तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई है। और आप अगर डेटा निकाल के देखेंगे 5 दिन की एवरेज और आज जो रिवीजन होनी थी वो, और जो आपकी ये जो 7 दिन की रोलिंग एवरेज के ऊपर हो रही है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, बट आपका ये स्मूदन आउट। मैं चाहूँगा उस पर भी ज़रा बात करता हूँ, लेकिन पहले मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि क्या इस वक्त जब बढ़ती हुई प्राइसेस हैं तो क्या आवाम को लेवी में रिलीफ नहीं दिया जा सकता? प्राइसेस जब गिर रही हो नीचे तो फिर आप लेवी बढ़ा सकते हैं ताकि आवाम को इतना बोझ फील ना हो ना। जहाँ तक लेवी का मामला है शहजाद, उसमें आपने जो जंग से पहले जो लेवी की सतह रखी थी, आज भी लेवीज़ उससे कम है। और इसके अलावा बीच में जब डीज़ल $280-290 पर बैरल के ऊपर गया था, तेल तकरीबन 150, पेट्रोल $150-60 के ऊपर गया था, तो वज़ीर आज़म साहब ने ज़ाती तौर पे IMF के साथ इंगेज हो के 80 रुपए लीटर की रिलैक्सेशन ली थी, जो हमने बेनिफिट आवाम को मुंतकिल कर दिया था। अब आपने जो बजट के अंदर अपने नंबर्स वर्क किए हुए हैं, उसके अंदर जो आपके अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, उसके तहत IMF की
अप्रूवल के साथ, उनकी मशावरत के साथ, उनकी रजामंदी के साथ तो आप इसको कम कर सकते हैं, या कोई मुतबादिल टैक्स के ज़राए निकाल के आप उसके ऊपर बोझ डाल के लेवी को कम कर सकते हैं। अनलेस यू अराइव एट दैट कंसेंसस विद द IMF, तो आप शहजाद ये जो ख़तरा है ये अपने मोड़ नहीं ले सकते, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उसकी वजह से आपका IMF प्रोग्राम के ऊपर कोई चैलेंज आता है, कोई प्रेशर आता है, तो हमने वो करके भी 2022 में देखा है कि किस तरह से महंगाई बेकाबू होती है, दुकानों की अलमारियों के ऊपर से सामान गायब हो जाता है, प्रोडक्ट गायब हो जाती है, हम दर दर की ठोकरें खाते हैं और हमें प्रोडक्ट नहीं दस्तयाब होती। तो एक जिम्मेदार अंदाज के अंदर आगे लेके इस निज़ाम को चल रहे हैं, और शायद उससे बेहतर जो रास्ता हो, उससे बेहतर जो रास्ता हो वो शायद ये हो कि हमें, अगर ये मामला थमता नहीं है तो टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना चाहिए, और जो कमजोर तबका है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, विच विल हैव अ स्मॉलर बिल। लेकिन जो एक नाकिदीन की तनकीद है कि इस जंग के बावजूद अगर इंडिया में आज भी डीजल की मैं बात कर रहा हूँ वो 33% कम है हमसे, उसकी प्राइस बांग्लादेश में तकरीबन 40% कम है डीजल की प्राइस, तो ये नाकिदीन तनकीद कर रहे हैं कि हमारी अपनी ही पॉलिसीज का नतीजा है कि आज प्राइसेस यहाँ पे ज्यादा है, वो दुरुस्त है ना? फिर देखें, मैंने तो आपके सामने सारे का सारा ओगरा की पेज के ऊपर कॉस्ट शीटें रिलीज कर दी हैं, ये आपके सामने मैं आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ओगरा पे फ्लैट्स का डेटा, मैं तो टैक्सेस मिला के बात कर रहा हूँ, वो आप ठीक कर रहे हैं अली साहब, वो बात आप ठीक कर रहे हैं कि उसको मैंने भी देखा ओगरा की वेबसाइट पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ टैक्सेस मिला के हमारा तेल आज भी डीजल जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले महंगा है, और आप कह रहे हैं मजबूरी है कि हम IMF प्रोग्राम में, IMF हमें लेवी कम करने नहीं देगा इस पर। देखें, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एक एक आंसर जो पेट्रोल पंप की कीमत के अंदर बिल्ड होता है उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, जो टैक्स के ऊपर जो हमारा इन्हिसार है अपने बैनुल अक़वामी मुआहिदों के तहत जो मजबूरियाँ उसके मुताबिक है, पर जो जंग से पहले की सतह थी उससे आज भी कम है, और इसके मुताबिक आपको जो मेरे ख्याल से ब्लैंकेट लेवी कम करना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, उसके लिए वजारत ख़जाना यकीनन कोशिशें कर रही होगी, पर शायद आसान तरीका और हुकूमत के लिए और रियासत के लिए लेस बर्डनसम ये हो कि आप मोटरसाइकिल वाले को जो रोज़ का 1 लीटर तेल इस्तेमाल करता है, जिसका 50 रुपये खर्चा लीटर के ऊपर बढ़ चुका हुआ है पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, उसको आप डायरेक्टली ये अमाउंट वॉलेट्स के जरिए जो आपने पहले भी किया 130 अरब लगा के, उसके बाद कई 100 अरब सूबों की मदद के साथ मिलके, अगर आप वो रास्ता इख्तियार करेंगे तो बोझ कम होगा, और शायद IMF का भी आप खतरा अपने मोल ना लें। तो आई थिंक ऑल दीज सिनारियोज आर बीइंग इवैल्यूएटेड, बट ये 2-3-4 दिन की बड़ी डेवलपमेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखें, ये जुलाई के शुरू के अंदर $110 के ऊपर डीजल था, $160 के ऊपर ये चंद दिनों के अंदर पहुंच गया है। तो लेट अस सी, एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि कितना मुश्किल ये मरहला है जिसके थ्रू हम जिम्मेदारी के साथ मिलके हम गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बताइएगा कि अभी ये जो पिछले हफ्ते फैसला किया गया कि अब ओगरा डेली बेसिस पे प्राइसेस बताएगा पेट्रोल और डीजल की, और फिर प्राइसेस चेंज हो जाएंगी, इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन फिर नहीं होगी, तो इससे फायदा हो रहा है? क्योंकि आपको पता है जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उन्होंने पहले स्ट्राइक की कॉल दी थी, अब 15 दिन के लिए उन्होंने मौखर कर दी है, और इसका मकसद क्या था? क्या अभी जो आपने बात की कि इन्वेंट्री गेन होता था, ये इन्वेंट्री गेन ना हो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को या डीलर्स को, इसी वजह से किया गया था ये, या कोई और वजह थी इसकी? देखें, पहली तो बात ये है शहजाद कि ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, सारी दुनिया के अंदर या मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इसी तरह से कीमतें ट्रांसमिट की जाती हैं, और जहाँ पे ये पहला कदम है जो हमने लिया है विच विल लीड अस टूवर्ड्स डीरेगुलेशन ऑफ द ऑयल सेक्टर, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है कि जिस शोबे के अंदर हुकूमत ने अपना फैलाव महदूद किया है, वहाँ पे कंपटीशन के ज़रिए, मसाबकत के ज़रिए आप हमेशा से कंज्यूमर का बेनिफिट आगे लेके आते हैं। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आपने देखा कि कॉलें जो हैं वो सस्ती तरीन हो गई। ऑल यू हैव टू डू इज़ इंश्योर कि एक इफेक्टिव रेगुलेटर ओगरा की शक्ल में अपना काम करता हुआ नजर आए। तो जितनी देर वहाँ पे कोई मुस्तकिल ओगरा चेयरमैन नहीं है, वज़ीर आज़म साहब ने एक नहायती काबिल और कॉम्पिटेंट ऑफिसर को ये
ये इजाफी जिम्मेदारी दी है जो बड़े एक ऐसन अंदाज के अंदर इस मामले को आगे लेके चल रहा है। तो अगर हम ये फ्रेमवर्क के अंदर और ये पैराडाइम शिफ्ट करना चाहते हैं तो दिस इज वन स्टेप इन दैट डायरेक्शन। और इससे ट्रांसपेरेंसी भी हमने इंप्रूव कर दी है, प्लेट्स का डेटा भी रिलीज करना शुरू कर दिया है, कॉस्ट शीटें भी आपको रिलीज करना शुरू कर दी हैं ताकि आवाम खुद देख ले कि हुकूमत के बस में कितना कुछ है कि वो किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। नाउ द थर्ड थिंग, लेकिन थर्ड थिंग जो आप खर्चा ये था कि क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स क्या इन्वेंट्री गेन पे मुनाफा कमा रहे थे, इसलिए क्या गया ये? मैं आपसे वही आगे बता रहा हूं। देखिए एक और चीज जो हो रही थी कि 2-3 दिन के बाद जब आपको हफ्ते का रुझान नजर आता था तो सबको ये मालूम होता था कि आप 2 दिन के बाद प्राइस का एक इंक्रीज देखेंगे तो लोग प्रोडक्ट को रोकना शुरू कर देते थे, लोग उसको होल्ड करना शुरू कर देते थे, जखीरा अंदोजी शुरू हो जाती थी। ये जो मुनाफाखोरी के चक्कर के अंदर हर किस्म की आपने शरारतें मार्केट के अंदर देखी हैं कि जो आपका शरारती एलिमेंट था वो एक्टिव हो जाता था। तो इसको निगेट करने के लिए कि किसी के ऊपर ना उंगली उठे ना किसी को इसके ऊपर कोई कंट्रोल हो, आपने एक शफाफ अंदाज के अंदर ये निज़ाम बनाया है और आप अपने खुद कंप्यूटर पे बैठ के अपने कैलकुलेटर पे बैठ के देख सकते हैं कि कीमतों के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। वही कीमत जो हफ्ते बाद लमसम आपको ट्रांसफर होनी थी वो स्मूदन आउट हो रही है, बल्कि जब गिरावट आएगी तो फौरी तौर पे आवाम को वो मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी और लोगों के सामने आ जाएगी। अली साहब, जो अब आपकी नेगोशिएशंस हो रही हैं ऑयल पेट्रोल पंप ओनर्स के साथ, जो 15 दिन अपनी उन्होंने स्ट्राइक मौखर की है, उसमें अब मामला सिर्फ डीलर्स कमीशन का रह गया है जो ईसीसी ने पिछले साल अप्रूव किया था, उसकी इंप्लीमेंटेशन का मामला है? क्योंकि वो तो ये भी कह रहे थे कि जो डेली प्राइसेस आप कर रहे हैं इसको भी तब्दील करें, तो इस पर नजरसानी होगी या सिर्फ उनका जो एतराज है इस हद तक दूर किया जाएगा कि जो डीलर्स कमीशन वाला मामला है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा? देखें, मैंने अपने दोस्तों से गुजारिश की कि कोई भी नई चीज़ जब आप शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उसमें छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, हम उनके साथ मिल के उनके जो मसाइल हैं हल करेंगे। और जहाँ तक ये इन्वेंट्री गेन लॉस का मामला है तो ये तो डीलर हजरात के लिए तो सबसे छोटा मसला होना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो 2-3 की दिन से ज़्यादा की प्रोडक्ट ही नहीं होती। अगर ये किसी को मसला होना चाहिए ये तो चेन के जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको होना चाहिए। उनके 2-3 मसले थे। वो एक मसला ये था कि वो कहते हैं कि हम जिनके फ्रेंचाइजीज हैं, जिनके हम डीलर हैं, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनके साथ हमारी रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो वो ओगरा चेयरमैन ने जिम्मेदारी ली है कि हम उसको जिस हद तक उसके अंदर मुसाबकत और जिस हद तक उसके अंदर बैलेंस ला सकते हैं हम उसको रिविजिट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात उन्होंने की कि जी हमारे जो इखराजात हैं वो अब हमसे पूरे नहीं होते तो हमारी उसमें मदद करें। 8 रुपए 9 रुपए लीटर के अंदर हमारा गुजारा नहीं होता। तो हमने उनसे ये कहा कि जी देखें, अगर आप डिजिटाइज करते हैं, अगर आप ये जो चोरी के डब्बे पंप बने हुए हैं अगर इनके ऊपर क्रैक डाउन करते हैं, जो लोग हमारे बॉर्डरों से जो स्मगल्ड प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसके ऊपर क्रैक डाउन होता है और आपकी नोजलों के जरिए एक ज्यादा बड़ी वॉल्यूम लोगों तक पहुंचती है तो खुद ब खुद ही आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। पर चलें, उसके बावजूद भी जो काबीना ने आपके लिए 1-1.5 रुपए की इंक्रीज अप्रूव की थी और जिसको डिजिटाइजेशन के साथ नहीं किया गया था ताकि स्मगल्ड मॉलिक्यूल आपके सिस्टम में ना आ सके, अगर आप चाहते हैं उससे डीकपल करके हम काबीना से आपका दोबारा एक दफा केस आपका प्रेजेंट करें तो ओगरा चेयरमैन और मैं उसके ऊपर मुशावरत करके कंसेंसस के साथ वो मामला एक दफा फिर कैबिनेट के पास लेके चले जाएंगे। तो मुझे इस चीज की खुशी है, उन्होंने इस चीज का एहसास करते हुए कि आज अवाम तकलीफ के अंदर है, उन्होंने कहा कि मिल के ये जो मुश्किल घड़ी है इसको हम काटते हैं, उसके बाद ये जो बाकी के मसाइल हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद बैठ के आपस में तय कर लेंगे। अच्छा अली साहब, जो डेली प्राइसेस अब चेंज हो रही हैं, मैं प्योरली अब बात कर रहा हूं ऑप्टिक्स पे, क्योंकि जब आपने ये फैसला किया तो उसके बाद से हम देख रहे हैं जो जंग है वो ज्यादा एस्केलेट कर गई और प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं। पॉलिटिकली आपकी गवर्नमेंट के लिए इस वक्त जो है बैकलैश आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे सार्फिन की तरफ से बहुत ज्यादा आ रहा है कि रोजाना प्राइसेस बढ़ रही हैं, 3 रुपए बढ़ गई, 4 रुपए बढ़ रही। तो ये ऑप्टिक वाइज आपकी गवर्नमेंट को इस वक्त सूट नहीं कर रहा है। बेशक आप ये कहें कि ठीक है ऑन एवरेज अगर एक हफ्ते बाद बढ़ाते तो ज्यादा जंप आता, अगर हम डेली बेसिस पे करें तो स्मूथली जो है वो बिट्स एंड पीसेस में बढ़ रहा है। वो का आर्ग्यूमेंट प्राइसिंग वाइज सही होगा, लेकिन ऑप्टिक्स वाइज ये आपके खिलाफ जा रही है बात, ये आपको नजर आ रहा होगा बैकलैश जो आप देख रहे हैं इस वक्त? देखें शहजाद, मुझे जमात की तरफ से अपने शहर की तरफ से ये जिम्मेदारी मिली है कि मैंने रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है।
अगर मकबूल चीज़ ही करनी होती तो बहुत आसान था कि 2022 में जो इमरान खान साहब ने किया मैं भी वो करता और अपनी सिफारिश ये करता कि कीमतों के बढ़ावे के बावजूद बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर आप ये बेनिफिट जो है, आप ये जो बढ़ावा है आवाम को ट्रांसफ़र या आवाम के ऊपर बोझ की शक्ल के अंदर आगे ना आप ट्रांसफ़र करें, पर उसका जो नतीजा होता है उससे रियासत मजबूत होती कि कमज़ोर होती। इसके ऊपर मैं आपके पास, आपके व्यूअर्स के पास ये सवाल छोड़े जाता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर आप समझते हैं कि जी इस तूफ़ान के आगे बंद बांध सकता है कोई भी हुकूमत अपने महदूद वसाइल के साथ, तो हमने वो 129-130 अरब करके भी देखा, कई 100 अरब रुपए हमने उसके बाद सूबाई हुकूमतों से मिल के भी देखा, उसके बावजूद हमें टारगेटेड सब्सिडीज़ के ऊपर जाना पड़ा क्योंकि कोई भी हुकूमत ये हफ्तों के अंदर जो 10-10, 20-20 अरब का फ़र्क आ रही हो वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तीसरी ऑप्शन मेरे पास ये थी कि मैं रिप्लेसमेंट मॉलिक्यूल की फिक्र ना करता, जो सिस्टम के अंदर ईंधन है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल होने देता और 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जब फ्यूल खत्म होता तो यहाँ पे खाना जंगी की सूरत हाल पे हाथ खड़े करके साइड पे हो जाता। तो मैं यहाँ पे मकबूल फैसले करना यकीनन सबको पसंद है, पर रियासत को कमजोर करने में कम से कम मेरे कलम में इतनी ताकत नहीं है कि मैं वो फैसला करूं कि रियासत को नुकसान पहुंचाऊं। तो अल्लाह ताला खैर रखे। लेकिन आप दो बातें कर रहे हैं, एक तो ऑब्वियसली आज गिरना शुरू हो गया रेट, और 2-3 दिन अगर ये बेहतरी आती है तो आप देखिएगा खुद ब खुद ही आवाम कहेगी कि जी कि हमें डेली का बेनिफिट पास होना शुरू हो गया, इसलिए हमसे बेहतर है। और आप जैसे लोगों से मैं अपील करूंगा, आप जैसे लोगों से मैं अपील करूंगा कि लोगों को ये आगाही दें। कैलकुलेटर से प्लैट्स का डेटा हमने मुहैया कर दिया है कि दोनों सिस्टमों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक में तजलील कम और शफाफियत ज्यादा है, दूसरे के अंदर भी वही नतीजा निकलना था क्योंकि कोई तूफान के आगे बंद नहीं बांध सकता। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली परवेज मलिक हमारे साथ मौजूद थे। एक तो ऑब्वियसली हम सबकी उम्मीद है कि ये जंग जो है वो डी एस्केलेट हो ताकि इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस और भी नीचे आए, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन मजीद रहती है तो फिर दोबारा टारगेटेड सब्सिडीज के हवाले से सोचा जा सकता है, जो हुकूमत ने पहले भी दी थी जब इस जंग का आगाज हुआ था। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।